यस बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम काव्य पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है के बारे में पढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, जैसा कि पाठ के नाम से ही पता लगता है, सहर्ष मतलब खुशी खुशी के साथ। हर्ष मीन्स खुशी, स मीन्स सहित, खुशी सहित स्वीकारा है। क्या क्या स्वीकारा है, ये हमें इस पाठ में पढ़ना है कि जो भी कुछ कवि को मिला है वो उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है, और करना भी चाहिए। अगर हम खुशी खुशी स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके पीछे क्या चाह रहा है। मान लो किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम भी है, ठीक है, उस समय इंसान थोड़ा सा विचलित होता है, दुखी होता है, लेकिन उसे स्वीकार तो करना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं होता। हमें उस समस्या को स्वीकार करके उसका समाधान भी निकालना पड़ता है। यहाँ कवि गजानन माधव मुक्ति बोध, इस कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, कवि का नाम है। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हमें ये सिखाते हैं, हमें ये प्रेरणा देते हैं, ये कविता हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन के सुख दुख, सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है, दुख के साथ सुख भी जुड़ा हुआ है, संघर्ष अवसाद, उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करना चाहिए, मतलब स्वीकार करना चाहिए। हर प्रकार की परिस्थितियों को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और हमारे कवि गजानन माधव मुक्ति बोध को जहां से ये प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उच्च तक हमें भी ले जाती है। हमें यही प्रेरणा मिलती है इस कविता से कि हमें भी जीवन में जो भी सुख दुख आए, संघर्ष अवसाद आए, उठा पटक आए, उनको अच्छे तरीके से स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना, स्वीकार करना चाहिए। अब पहले हम बेटा कवि के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 में हुआ था। यहाँ पर बेटा एक ही लाइन में से आप कितने क्वेश्चंस देखिए बना सकते हैं। अब आपका पेपर एमसीक्यूज है, तो उसमें जैसे कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, तो आपको उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ, ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ। इनके पिता जो थे वो पुलिस विभाग में थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, इसलिए निरंतर मतलब लगातार, स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर, लगातार होने वाले स्थानांतरण के कारण, ट्रांसफर होने के कारण इनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, मतलब व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर ट्रांसफर हो जाता था, जिसके कारण मुश्किल हो जाती थी। ये तो सभी के साथ है, अगर पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाएगा, तबादला हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, तो बच्चे को भी तो उनके साथ ही जाना पड़ेगा। ऐसा ही सेम इनके साथ में हुआ। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी करने के बाद राजनांद गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। 1954 में इन्होंने कहां से, नागपुर विश्वविद्यालय से, किसमें, हिंदी में एमए करने के बाद राजनांद गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन का मतलब पढ़ाने का काम शुरू किया। पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में एमए हिंदी करने के बाद राजनांद गांव के डिग्री कॉलेज में कहां पर अध्यापन कार्य शुरू किया, राजनांद गांव के डिग्री कॉलेज में। ठीक है बेटा, इन सबको आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए। इन्होंने अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में
अपनी योग्यता, प्रतिभा और कार्य क्षमता का परिचय दिया। इन्होंने पढ़ाने में, लिखने में, पत्रकारिता में, कभी मैगजीन लिखी, उन सभी या बुक्स लिखी, उन सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता का, जो भी अब इनकी योग्यता थी, प्रतिभा थी और कार्य क्षमता का, अपनी हर चीज का इन्होंने परिचय दिया। मुक्ति बोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा। बेटा जैसा कि यहाँ कहा गया है, गजानन मुक्ति बोध को जीवन पर्यंत, जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। ये जैसा कि कहा गया है, ऐसे ही कि सभी को संघर्ष करना पड़ता है और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित कर दिया। 1964 ईस्वी में ये महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार और सजग लेखक, कवि इस संसार से चल बसे, मतलब इनका देहांत हो गया 1964 ईस्वी में। ये सब इनकी विशेषण है, महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार, सजग लेखक, ये इनकी क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं। कवि इस संसार से चल बसे। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाएं, कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कथा साहित्य में कांच का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी। आलोचना में कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, ये कविताएं इनकी आलोचना में थी। आलोचना में नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डिग्री, ये सब इनकी आलोचना संबंधी इनके ये कामायनी में, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सब इनकी काव्य रचनाएं थी। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डिग्री, भारत, इतिहास और संस्कृति। और इनके काव्य के, जो हम इनका अब काव्य पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषताएं क्या है? उसकी विशेषताएं हैं कि ये प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख सूत्रधारों में से थे। कौन सी काव्य धारा के थे? प्रयोगवादी काव्य धारा के। इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है और इनकी कविता में मराठी संरचना से संभावित लंबे लंबे वाक्यों ने आम पाठक के लिए कठिन बनाया। मराठी भाषा में थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें क्या था, फीलिंग्स थी, थॉट्स थे, अच्छे अच्छे भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा थी। कैसी थी? इतनी एनर्जी थी कि जैसे कोई, मतलब अंदर से कोई, उनके इनर कॉन्शियस से उनकी जो रचनाएं थी, उनके जो भाव थे, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनके जो थॉट्स थे, विचार थे, वो मान लो कि उसमें से निकले हुए हों, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला गया। ठीक है, जैसे अंतस्थ हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि कभी खत्म ही नहीं होता, बल्कि लगातार अधिक वेग से और तीव्रता के साथ वो और भी ज्यादा उमड़ता चला गया। ये ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। इनकी जो रचनात्मक ऊर्जा थी, जो क्रिएटिविटी एनर्जी थी, उसका एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में ये सक्रिय रहे। ये पत्रकार भी थे और राजनीतिक विषयों, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों, देश की आर्थिक समस्याओं पर इन्होंने लगातार लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी कविता के बारे में लिखा है, अद्भुत संकेतों से भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर और कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं इनकी कविताएं। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं इनकी कविताओं को पढ़कर। ऐसा यहाँ पर हमें किसने कहा है? कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी कविताओं के बारे में लिखा है। भाषा शैली इनकी देखिए कैसी है। भाषा शैली इनकी उत्कृष्ट है, सबसे ऊंची है। और भावों के अनुरूप शब्दों को गढ़ना, भावों के अनुरूप शब्दों को बोलना और उसका परिष्कार करना, उसे भाषा में प्रयुक्त करना, भाषा सौंदर्य की अनोखी विशेषता है। ठीक है, इन्होंने इसके साथ साथ तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी कुछ कुछ प्रयोग किया है कविता का। अब हम बेटा पढ़ते हैं इसके बाद में गजानन माधव मुक्ति बोध के
बारे में पढ़ने के बाद हम इस कविता का प्रतिपाद्य और सार समझते हैं। मुक्ति बोध की जो कविताएं हैं आमतौर पर लंबी लंबी कविताएं होती हैं। सहर्ष स्वीकारा है इतनी लंबी कविता नहीं है, लेकिन फिर भी और कविताओं की अपेक्षा थोड़ी सी लंबी है। इन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक है ये सहर्ष स्वीकारा है। अभी मैंने आपसे बताया कि आपको कहा कि ये इतनी लंबी कविता नहीं है, थोड़ी है, इसमें 3-4 जो आपके पद्यांश हैं, लेकिन छोटी है। इसमें एक सहर्ष स्वीकारा है जो छोटी कविताएं हैं, छोटी कविता है। जो भूरी भूरी खाक धूल, अभी आपने पढ़ा था इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, तो ये वाला जो सहर्ष स्वीकारा है ये कविता भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह में से ली गई है। कौन से काव्य संग्रह में से ली गई है? भूरी भूरी खाक धूल इनका एक काव्य संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, उसमें से ये कविता सहर्ष स्वीकारा है, ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। एक तो स्वीकारना मतलब हमने स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट किया, मंजूर किया, ठीक है। और दूसरा होता है खुशी खुशी से स्वीकार किया। आपको कोई काम दिया जाता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, किसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन एक होता है खुशी खुशी से स्वीकार करते हो। यहाँ सहर्ष स्वीकारना यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। ये कविता जो है जीवन के सब सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। यहाँ पर कवि को जहां से ये प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है जहां से कवि गजानन माधव मुक्ति बोध को इस कविता से प्रेरणा मिली है। वो हमें भी वो कविता प्रेरणा के उस किनारे तक, वहां तक हमें भी ले जाती है। हमें भी यही प्रेरणा यह कविता देती है। ठीक है बेटा, देखिए उस विशिष्ट यस उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया गया था, कुछ इस तरह से स्वीकार किया गया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास होता है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते, मतलब जिस ये जो कविता लिखी है सहर्ष स्वीकारा है, उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के सहजता से, आसानी से, बड़ी सरलता से के चलते उसको स्वीकार किया गया था। और जो स्वीकार भी किया वो इस तरह से स्वीकार किया कि आज तक वो चाहे सामने है या नहीं है तो भी उसके आसपास होने का हमें एहसास होता है। चाहे जिसने ये लिखा, अगर उसने हमें सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा दी है, वो हमारे आसपास, हम चाहे वो हमारे सामने इस समय है या नहीं है, लेकिन ये कविता पढ़कर उसके आसपास होने का एहसास हमें मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखी हुई है कविता, छोटी सी 2 लाइनें। मुस्कुराता मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। दोबारा से देखिए, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। मुस्काता चांद, मुस्कुराता हुआ चांद जो धरती पर रात भर धरती पर रहता है, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। वो मुझ पर, यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब मुझ पर भी तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा वैसे ही है, हमेशा के लिए। अपनी प्रिया के बारे में, अपनी प्रिया के बारे में कहें, चाहे अपनी माँ के बारे में कहें, माँ की ममता भी ऐसी ही होती है कि उनका मुस्कुराता हुआ चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। यहाँ पर इस कविता का अब हम सार कुछ जानते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध, मैं बार बार नाम इसीलिए ले रही हूँ कि आप लोगों को लर्न हो जाए नाम, कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि हैं कौन? गजानन माधव मुक्ति बोध। ओके बेटा, बेटा वीडियो शुड बी ऑन, वीडियो ऑन करिए। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है वो मुझे खुशी खुशी स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार है। मुझे जो भी कुछ मिला है वो तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हें प्यारा है। आप अपनी मम्मा से कह सकते हो
कि मुझे जो भी कुछ मिला है वो तुम्हारा दिया हुआ है, और वो मम्मा को भी प्यारा है। ऐसे कवि तो अपनी प्रेयसी के लिए कह रहे हैं, अपनी प्रिया के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी मम्मा के लिए, अपनी माँ के लिए भी कह सकते हैं कि मुझे जो भी कुछ मिला है वो माँ तुम्हारा ही दिया हुआ है, वो सब कुछ तुम्हें भी प्यारा है। मेरी गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। अब आप ही सोचो, आपके साथ में जो भी कुछ है, आपके जो विचार है, गर्वीली गरीबी है, गंभीर अनुभव है, दृढ़ता मतलब मजबूती है, आपकी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, इन सब पर किसका प्रभाव है? आपकी माँ का प्रभाव है। और यहाँ पर कवि की प्रेयसी का प्रभाव है। वो छुपे हुए शब्दों में उन्हीं के लिए कह रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनके लिए ही कह रहे हैं। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नात है, हम जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, जिसके साथ भी हम रहते हैं, जिसके साथ भी हमारा बंधन है, हम ना जाने उनके साथ में कौन सा नाता है, कौन सा रिश्ता है। यहाँ पर कवि गजानन माधव मुक्ति बोध कहते हैं कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं जितनी भावनाएं बाहर निकालता हूँ, वो भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती हैं, उतनी ही बाहर आती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी शोभा, अपनी सुंदरता बिखेर रहा है, फैला रहा है। आप जहां भी हो, आपकी माँ की ममता आपके साथ में ही है, और मम्मा की भावनाएं भी आपके साथ में ही है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से आप भी यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी भावनाएं आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो भावनाएं उतनी ही उमड़ उमड़ कर आती हैं। और अपनी माँ का चेहरा, प्रेयसी का चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी शोभा, अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध कहते हैं कि मैं अपनी प्रिया को कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अंदर से दुर्बल पड़ गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ, क्योंकि हमेशा साथ रहते रहते तुम्हारे प्रभाव से मैं दूर होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तुम्हारा सहारा हो गया है, मैं तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हो गया हूँ और अंदर से कमजोर पड़ने लग गया हूँ। ऐसे ही बेटा, आप जब अपनी मम्मा के साथ में ही रह रहे हो, आप उनके प्रभाव से इतने इतने उनके प्रभाव से इतने ग्रस्त हो जाते हो कि आपको लगता है कि मम्मा के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। और उनके प्रभाव से अगर आप कभी दूर भी चले जाओगे, तो आपको लगेगा कि मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, तुम्हें मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिणी ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। कवि कहते हैं कि मुझे तुम ही दंड दोगे, जिससे कि मैं दक्षिणी ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात के अंधेरों में खो जाऊं। दक्षिणी ध्रुव पर आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैं इस प्रकार से तुम्हारे से दूर हो जाऊं, तुम्हारे प्रभाव से दूर हो जाऊं, अपने ऊपर डिपेंड हो जाऊं। कहने का मतलब ये, हर इंसान को अपने ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। कि मैं अब तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारी ममता की कोमलता मुझे क्या अंदर से चुभने लग गई है, और मेरी आत्मा हर तरीके से कमजोर पड़ने लग गई है। वो कवि यहाँ पर खुद को पाताली अंधेरे की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है। कवि खुद को क्या कहता है? पाताली अंधेरे, पाताल में, जैसे आप जहां पर मैं किसी को भी ना दिखाई दूं, ऐसे अंधेरों की गुफाओं में मैं खो जाऊं, लापता हो जाऊं, किंतु वहां भी उसे प्रियतम का सहारा है। कहने का अभिप्राय ये है, कवि कहते हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे अपने प्रियतम का सहारा है या माँ का सहारा है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको अपनी मम्मा का सहारा है। आपको क्यों? मम्मा आपके साथ रहती हैं, सारा सब कुछ आपका अच्छा बुरा सब हर तरह के समय के साथ आपके साथ में, हर तरह के समय में आपके साथ है, और उनका प्रभाव आपके ऊपर है। आप उनसे दूर कभी भी नहीं हुए, लेकिन इसीलिए कवि कहता है, कवि प्रियतमा से कभी भी दूर नहीं हुआ, लेकिन अब वो अंदर से कमजोर हो गया है। वो कहता है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है,
कभी क्यों, कभी कोई ऐसा समय आ गया कि मुझे प्रियतमा से दूर जाना पड़ा तो मैं कैसे रहूंगा। तो अपने आप को उस समय के लिए कवि पहले से ही तैयार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं खुद को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात वो कहता है, और किंतु वहां पर भी उसे अपने प्रियतम का, प्रियतमा का सहारा है। इसलिए कवि जो है थोड़ा सा अपनी प्रियतमा से दूर जाना चाहता है, पाताली अंधेरी गुफाओं में लापता हो जाना चाहता है।